मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीएमडब्ल्यू और जनरल इंजीनियरिंग। ठीक है, इन तीनों का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं इन तीनों को कंबाइन क्लास लेकर आया हूँ आपके सामने। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप इस एंड्रॉइड ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। इसमें आपका स्टडी मटेरियल हैज़ बिन गिवन, इसमें स्टडी मटेरियल आपका दिया गया है, आप इसको जरूर डाउनलोड करिए। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर इन दिस सेशन। आई विल डिस्कस अपॉन द टॉपिक इलेक्ट्रिकल पावर। हम इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में आज हम देखेंगे क्या क्या हम स्टडी करेंगे बच्चों। आज उसके पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं आपको। मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। किसके लिए एप्लीकेबल है? सभी ब्रांचों के लिए है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल सबके लिए एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट के नाम से आएगा, जिसमें 20 से चीज़ें मिलेंगी आपको। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी जिसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, अभी सारे ब्रांचों के लिए कॉमन चीज़ें हैं, आप इसको पढ़िए। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे क्या इलेक्ट्रिकल पावर, क्या क्या हम आपको आज बताने वाले हैं। जैसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए मैंने रेसिस्टेंस पे बहुत सारे लेक्चर्स लिए, बहुत कुछ आपको बताया, लेकिन एक छोटी सी बात आपको हम बता देना चाहेंगे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कोई तार है, उसकी खींच करके, उसकी लंबाई खींच करके बाई स्ट्रेचिंग, अगर बाई स्ट्रेचिंग कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा, अगर खींच करके कहा जाए, उसकी लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सिंपल कह रहा है कि उसकी लंबाई 2 गुनी कर दिया जाए तो सीधे 2 गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर खींच कर स्ट्रेचिंग के द्वारा कहा जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि जो रेसिस्टेंस होता है R2 वो होता है n स्क्वायर इंटू R1। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कितना गुना किया जा रहा है? 2 गुना। तो यहाँ 2 पुट करिएगा। ठीक है, अब पहले क्या था? मान लीजिए पहले 4 ओम था, तो बाद में कितना होगा? 16 ओम होगा। इसको एक लाइन में याद रख लीजिए, फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट में क्वेश्चन पूछ दे आप लोगों से, इसलिए ध्यान दीजिए। अगर खींच करके n गुना कर दिया जाए तब प्रतिरोध, ठीक है, खींच कर n गुना कर दिया जाए तब प्रतिरोध R2 इक्वल टू क्या होगा? n स्क्वायर इंटू R1 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर किसी तार को खींच करके उसकी लंबाई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना किया जा रहा है तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा? R2 इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R1 होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या? इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या? वैद्युत शक्ति। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? वैद्युत शक्ति, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल पावर। ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। ये वैद्युत शक्ति क्या है? जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेफिनेशन आपको बताया था कि जब चार्ज किसी सर्किट में फ्लो होता है तो कुछ एनर्जी एक्सपेंड होती है, उसी स्पेंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। या करंट फ्लो होती है तो जो एनर्जी में हरासमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही हरासमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही बिल आप पे करते हैं। ठीक है, कैसे पे करते हैं उसके बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा स्पेंड होती है, किस रेट से होती है, उसी को हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। या कह सकते हैं रेट ऑफ एक्सपेंडेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि वह दर जिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इस चीज को देखिए, इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे? वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने के दर को, व्यय होने के दर को, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने के दर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत पावर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत पावर कहते हैं। वैद्युत
पावर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत पावर क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस रेट से व्यय होती है, मतलब 10 सेकंड में कितना यूनिट एनर्जी व्यय हुई, 50 सेकंड में कितना यूनिट व्यय हुई, 1 घंटे में कितनी यूनिट व्यय हुई, मतलब जितना एनर्जी जो एक्सपेंड होता है, जब इसको पर्टिकुलर टाइम में देखते हैं कि इस टाइम में कितना व्यय हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 60 वाट है, 60 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर सेकेंड 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, एनर्जी के दूसरे फॉर्म में एक्सपेंड कर रहा है, जैसे लाइट में या हीट में, जिसमें भी एनर्जी के दूसरे फॉर्म में क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। कितना जूल? 60 जूल। कितना समय? पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। हम तो देखिए, इसको जो है, इसको पी अक्षर से क्या करते हैं? पी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पी अक्षर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वाट, और क्या? मेगावाट, फिर क्या? किलोवाट, ईटीसी होता है। देखिए देखिए, अगर बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल पावर की अगर हम बात करें, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। द टाइप्स इज दस एक्टिव पावर, apparent पावर एंड रिएक्टिव पावर। यू कैन से रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर एंड देन apparent पावर। 3 प्रकार के पावर होते हैं दोस्तों। यहाँ उन तीनों को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आप कर दूंगा तो आप सर पकड़ लेंगे। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो जब आप एसी सर्किट पढ़ेंगे तब उन तीनों पावर के बारे में बताएंगे। तो इसमें एक्टिव पावर का मैं डिफिनीशन आपको मैं बता रहा हूँ, सीधा सा मतलब समझिए। जिस पावर से किसी सर्किट में हीट उत्पन्न होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो पावर वो कंज्यूम होता है, वही एक्टिव पावर होता है। ठीक है, जिस पावर से मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होती है, यानी कि जो पावर मैग्नेटिक सर्किट में यूज होता है, कंज्यूम कभी नहीं होता है ये। ठीक है, जो पावर मैग्नेटिक सर्किट में अपना रोल प्ले करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकलती है, उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है, और जो पावर इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, मतलब जहां हीट भी उत्पन्न होती है और मैग्नेटिक फ्लक्स भी उत्पन्न होती है, जहां दोनों उत्पन्न होती है, वहां पे अपैरेंट पावर अपना वर्क प्ले करता है, रोल प्ले करता है। यानी कि अपैरेंट पावर इस एक्टिव और रिएक्टिव दोनों का रिजल्टेंट होता है। ठीक है, या वेक्टर सम का होता है, आप कह सकते हैं। यानी कि 3 प्रकार के पावर होते हैं, एक हीट उत्पन्न करने के लिए, एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न कर लिए, और एक इन तीनों का रिजल्टेंट इन दोनों को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो बस उनको हम आगे बताएंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं एक्टिव पावर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि हो सकता है वीडियो अच्छे लोग भी देखते हों, तो उनको ये लगेगा कि भाई मात्रक तो और भी होते हैं, जैसे रिएक्टिव पावर का VAR भी होता है, KVAR भी होता है। वो इंडक्टर और कैपेसिटर को इसी पावर के रेटिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो पावर वो भी है। फिर VA MVA ये भी पावर की रेटिंग है, मतलब यूनिट है, ये अपेरेंट पावर की है। ठीक है, तो आगे इनके बारे में बताया जाएगा, पहले यही समझिए। ठीक, तो ये है आपका, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सूत्र देखिए, फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला P बराबर होता है V इंटू आई। V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? बहने वाली धारा। यहाँ लिखिएगा, यदि सर्किट के लिए अप्लाई वोल्टेज V एवं उसमें बहने वाली धारा I हो, तो P इक्वल टू क्या होगा? V इंटू आई। लिख लीजिएगा जरूर तभी। ठीक है, V इंटू आई। अब V बराबर I इंटू आर रखिए, तो I स्क्वायर R होगा। ठीक है, और फिर आप देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपका पावर है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, यही तो डिफिनीशन है, ध्यान दीजिएगा, यही डिफिनीशन है ना। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? आई स्क्वायर आर टी है, और नीचे टाइम भी टी है, तो टी से टी कटा, आई स्क्वायर आर हुआ। आई की जगह पे भी अपॉन आर रखिए, तो भी अपॉन आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, v बराबर आई इंटू आर रखिए, या r बराबर फार्मूला पुट करिए, तो क्या होगा? v इंटू आई हो जाएगा। v इंटू वी अपन आर करेंगे तो v इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका बहुत सारे फार्मूले बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये पावर का
फार्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि पर टाइम, पर सेकेंड या पर हावर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, वही क्या है, पावर है। इसका मात्रक फार्मूला मैंने लिख दिया। आई क्या है, आर क्या है, भी क्या है, सब नीचे जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्या, इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि, मान लीजिए किसी बल्ब का रेटिंग अगर 60 वाट है, रेटिंग कितना है, 60 वाट है, तो इसका मतलब क्या है कि यह जो है, यह प्रति सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, प्रति सेकेंड 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऊर्जा के दूसरे फॉर्म में, ऊर्जा के दूसरे रूप में, इसमें हीट एंड लाइट, ऊर्जा के दूसरे रूप में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका अन्य मात्रक, जैसे मान लीजिए अगर 1 किलोवाट की बात करें तो इसका मतलब होता है 1000 वाट, ठीक है। अगर हम बात करें 1 मेगावाट का, इसका मतलब होता है 10⁻³ किलोवाट या 10⁻6 वाट। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा। अब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से मैंने आपको बताया क्या, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में क्या होता है, मैंने पूरे चीज़ को लिख कर आपके सामने दिखाया, कहीं से विदाउट एनी हेल्प मैंने आपके सामने लिख करके दिखाया है। इसलिए लिखा है कि आप भी लिखने की कैपेबिलिटी डाली, डेवलप करिए अपने अंदर कि कैसे चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए जो भी सिंबल फार्मूले में आते हैं उनको जरूर एक्सप्लेन करना चाहिए बेटा, ठीक है। जो भी सिंबल फार्मूले में आते हैं उनको एक्सप्लेन जरूर करना चाहिए, उनके बारे में जरूर लिखना चाहिए कि आई क्या है, आर क्या है, भी क्या है, ये सब जरूर लिखना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं कि आप इतना तो आप हो ही गए हैं कि आप खुद लिख सकते हैं। तो मैं बताया आपको क्या, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मेरा आगे की टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर हो गया। अब मेरा आगे के टॉपिक, हो सकता है नोट्स में कुछ इधर उधर हो जाएं, लेकिन बेटा सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सिलेबस की सारी चीज़ों को बताया जाएगा। अगला है आपका कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर देखिए, कैपे, थोड़ा सा मोटा करते हैं, कैपेसिटर, ठीक है। ज़्यादा कुछ हो गया क्या, ठीक है। कैपेसिटर बहुत संक्षिप्त में इसके बारे में बताने के लिए कहा है, अगर बताया जाए तो कई घंटे लग जाएंगे, ख़त्म नहीं हो गया, टॉपिक इतना बड़ा है, लेकिन जो है पूरे चैप्टर को छोटा बना दिया है। फिर भी जैसा भी हो मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। देखिए पहले हम इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। इसमें होता क्या है, इसमें डिफरेंट चार्ज के दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, डिफरेंट चार्ज के, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, ठीक है। इन प्लेटों के बीच में हम क्या भरते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते हैं। देखिए बेटा अगर कुछ नहीं भरेंगे, एयर भी अगर हम भर रहे हैं तब भी जो है कैपेसिटर चार्ज होगा, काम करेगा, ऐसा नहीं है, जैसे उसको हम एयर कैपेसिटर कहेंगे, ठीक है। तो कैपेसिटर वास्तव में है क्या चीज़, पहले इसको समझिए। कैपेसिटर दो कंडक्टिंग, दो विपरीत आवेश से आवेशित कंडक्टिंग प्लेट्स का ऐसा युक्ति होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और आवश्यकता पड़ने पर डिलीवर भी करता है, ठीक है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, डिलीवर भी करता है। यहाँ दो प्लेट्स होते हैं डिफरेंट चार्ज के,
इन पर डिफरेंट चार्ज होता है। इनके बीच में क्या भरा जाता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए बेटा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका एक तरीके का इंसुलेटर ही है। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था कि जितने भी आपके डाइलेक्ट्रिक हैं वो सब वेरी पुअर कंडक्टर हैं, यानी कि इंसुलेटर हैं, लेकिन सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए बहुत सारे सैनिकों में कुछ कमांडो हो जाते हैं, कमांडो भी सैनिक हैं लेकिन सारे सैनिक कमांडो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जिन सैनिकों में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज डाल दी जाती है वो कमांडो बन जाते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल में कुछ अलग अलग हम स्पेशल प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो वो क्या बन जाती है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बन जाती है। जैसे एनर्जी स्टोर करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है इसमें अपने अंदर क्या करती है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल स्टोर करती है। उसमें पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब उसके चार्ज जो है डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे उसके चार्ज पोलराइज हो सकता है कि जितना उसमें नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की ओर क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। समझिए, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का भी प्रोसेस होता है। वह इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन जिसको वैद्युत बलरेखा कहते हैं उसको अपने अंदर सोखने का भी काम करता है, कंडेंस करने का काम करता है, इसीलिए तो इसका एक नाम कंडेंसर भी है। यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं वो सब कुछ करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को भी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, या इलेक्ट्रिकल आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को स्टोर कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन परफॉर्म करता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और सबसे विशेष बात ये है कि जो इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरी जाती है मेरे दोस्त, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और क्या काम करती है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके कैपेसिटेंस को बढ़ा देती है। मतलब इसके अंदर स्टोर करने की, चार्ज को स्टोर करने की जो प्रोबेबिलिटी है, धारिता है, कैपेसिटेंस है, उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या कर देती है, बढ़ा देती है। जितना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का आप डाइलेक्ट्रिक इसमें यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी क्या करेगी, स्टोर करेगी, स्टोर भी करेगी, आवश्यकता पड़ने पर डिलीवर भी करेगी। बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे टर्म हैं जो कैपेसिटर से रिलेटेड हैं, लेकिन जितना आपको पढ़ाना है, जितना आपके सिलेबस में है उतना ही बताया जाएगा। उससे ज़्यादा बताने से चीज़ें अपच हो जाती हैं, ठीक है। तो और क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा, या मोम भरा, कांच भरा, कुछ भी भरा, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जानते हैं हर मटेरियल में एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं, तभी तो ये न्यूट्रल है, नहीं तो हमको करंट नहीं दे देता, ठीक है। यानी कि जब इनको हम बीच में डालते हैं तो ये पोलराइज होते हैं, मतलब इनका जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर, ठीक है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की ओर, और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव प्लेट की ओर क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। पहले लेक्चर में मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें यही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इंसुलेटर से अलग कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, वैद्युत बल रेखा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। क्योंकि चार्ज यहाँ पे स्थिर होते हैं तो इसलिए किसके अंतर्गत आया, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आया, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये क्या करता है, इसमें जो क्या जनरेट होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, यानी इनके बीच में जो फील्ड होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। इसी में चार्ज क्या होता है, स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है इस तरह से पोलराइज हो जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब हम भरते हैं तो, ठीक है। तो जब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होने के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू। हम पहले तो इसको डिफाइन करते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटर वह युक्ति है जो अपने जो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है,
को स्टोर करती है, को स्टोर करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर, तथा आवश्यकता पड़ने पर डिलीवर भी करती है। ठीक है। इसमें इसमें विपरीत चार्ज से, विपरीत आवेश या चार्ज, विपरीत आवेश से, चार्ज लिख देना, से आवेशित, आवेशित दो प्लेट, दो प्लेट होते हैं जिनके बीच, जिनके बीच डाई इलेक्ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, क्या, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते हैं, क्या करते हैं, भरते हैं, जिससे, जिससे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिससे, जिससे संधारित्र की, जिससे संधारित्र की ऊर्जा धारण, एनर्जी धारण, एनर्जी होल्ड करने की, ऊर्जा धारण करने की, करने की क्षमता, अर्थात क्या, धारिता, धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। इतनी बातें कैपेसिटर के संबंध में बहुत हैं। ठीक है। लिखने के लिए तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। जब इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं तो इसमें पोलराइजेशन होता है, जिससे मटेरियल का नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की ओर, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की ओर क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हम आवेश के प्रभाव का हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। कोई फील्ड, कोई चार्ज रखिए और उसके आसपास जहां तक हम उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज आपने रखा है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इसके आसपास जहां तक हम इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जहां इसके प्रभाव, प्रभाव का मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज को रखें तो रिपल्सन हो जाए, नेगेटिव चार्ज रखें तो अट्रैक्शन हो जाए, जहां तक ये हो पाएगा वहां तक इसका क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, वैद्युत बल रेखा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है। जहां काट देंगी वहां एक टेंजेंट बनेगा, जिससे इसकी दो डायरेक्शन होंगी, जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है। दो डायरेक्शन नहीं हो सकती एक रेखा की। ठीक है। इसलिए ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र है, मन में सॉरी वैद्युत क्षेत्र है, तो वहाँ एक वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये आपको मान लेना है, देखना, देख नहीं पाएंगे। ठीक है। काल्पनिक होती है कि यहाँ चार्ज इकट्ठा है तो यहाँ पे वैद्युत बल रेखा है, देख नहीं सकते हैं। ठीक है। तो बस इसको इतना बहुत है। ठीक है। इसको यहाँ से हम हटाते हैं मेरे दोस्त। ठीक। तो ये है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपका यहाँ पे आपका जो एक्सटर्नल है उसका डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, वैद्युत क्षेत्र की, ये भी वैद्युत क्षेत्र ई एक्स टी, एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर है डायरेक्शन। और जो आपका इंटरनल है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। ठीक है। इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ये इंटरनल, इसका डायरेक्शन इधर है। ठीक है। तो अगर हम रिजल्टेंट की बात करेंगे, रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ई एक्सटर्नल डिफरेंस ई इंटरनल। भाई दोनों अपोजिट हैं, वेक्टर हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, जब अपोजिट वर्क कर रहे हैं 180 डिग्री बनेगा, जब इनको सॉल्व करेंगे तो ई एक्स टी डिफरेंस ई एन, मतलब डिफरेंस में जो बड़ा है उसको छोटे में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है। रिजल्टेंट आएगा, यानी कि जो आपका फाइनली इसके भर देने से इसके अपोजिट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यानी कि आपका हुआ क्या,
कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। मान लीजिए इस पर हम अकेले फोर्स लगा रहे हैं, कोई और आकर के खींचता लगाता तो रिजल्टेंट फोर्स कम आ जाता, अगर दो विपरीत फोर्स काम कर रहे हो तो यानी कि आपका जो भरने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आप जानते हैं अगर इनके बीच का डिस्टेंस अगर डी है, ठीक है, और वोल्टेज इनके बीच का वोल्टेज अगर हम भी ले लेते हैं तो भी बराबर होता है ई इंटू डी। क्या होता है, ई इंटू डी, यानी कि आप अगर इनको डिफाइन करना चाहें तो ई इक्वल टू होता है भी अपान डी। ठीक है, ठीक है, भी बराबर ई इंटू डी। ठीक है, ठीक है, ई बराबर क्या होता है, भी अपान डी। तो यहां ध्यान दीजिए कि अगर आपका, ध्यान दीजिएगा, यदि इतनी सारी बातें मैं एक्स्ट्रा में आपको बता रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए तो एकदम मस्ट है। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो इनके क्रॉस वोल्टेज भी रिड्यूस होगा। 80 बराबर क्या होता है, क्यू अपान भी होता है, जानते ही हैं। तो जब भी कम होगा तो सी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो कैपेसिटेंस होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये सी बराबर क्यू अपान भी कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यदि प्लेटों के क्रॉस वोल्टेज भी हो और उन पर आवेश क्यू हो, या समझ लीजिए कि उनके बीच इलेक्ट्रिक जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसमें आवेश क्यू हो, तब जो आपका Q जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। यानी कि जितना ही आप अप्लाइड वोल्टेज देंगे उतना ही चार्ज इस पर इकट्ठा होगा। इसको हम बाहर से सप्लाई से ही तो चार्ज देंगे, तो जितना ही वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही चार्ज ज़्यादा जाएगी। इसको ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, जितना ही हम वोल्टेज देंगे इसको उतना ही चार्ज इस पर इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस देखिए यहाँ पे जैसे ही चार्ज हम देते जाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो जो सारे यहाँ के इसके सारे नेगेटिव चार्ज अगर इधर जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। लेकिन एक लेवल के बाद फिर जब हम पॉजिटिव चार्ज इसको देंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब ये चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। इसका मतलब ये जो है अब वोल्टेज परिवर्तन का क्या करेगा, अपोज करेगा। ये नहीं चाहेगा कब इसके क्रॉस वोल्टेज बढ़े एक निश्चित लेवल के पास। तो ये कैपेसिटर वोल्टेज परिवर्तन का भी क्या करता है, विरोध करता है, यानी कि वोल्टेज चेंजिंग का भी अपोज करता है। इसके अंदर ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसमें जाननी होती है, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ही बताएंगे। ठीक है, तो जो भी चार्ज यहाँ इकट्ठा हो रहा है ना, वो वोल्टेज भी इनके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या आता है, सी इंटू वी, जहाँ सी क्या है, जहाँ सी क्या है, धारिता है। क्या है, धारिता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है एमकेएस सिस्टम में। और चाहे तो निकाल सकते हैं क्या होता है, क्यू कूलाम अपान वोल्ट। ठीक है, क्या और क्या हो सकता है, और कूलाम अब्लिक वोल्ट। ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। ठीक है, ये इसके मात्रक होते हैं, बहुत सारे मात्रक निकल के आ सकते हैं आपके। तो यही है, तो यहीं से C बराबर क्यू अपन भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर वोल्टेज कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस यानी कि जो इसकी धारिता है वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के बारे में इतनी सारी चीज़ें बहुत हैं। ठीक है, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता की अगर हम बात करें, कुछ और भी चीज़ें देखते हैं कि कैपेसिटेंस किन किन कारकों पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए समांतर प्लेट कैपेसिटर
सॉरी, कैपेसिटर की धारिता मतलब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है बेटा रियल में, वो होती है C इज इक्वल टू के आई एप्साइलन, चाहे के लिखिए चाहे एप्साइलन लिखिए, बात एक हो ये अपन डी, ये होती है। ठीक है, ये होती है। जहां आपका ए क्या है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जहां अगला पेज ले लेते हैं, अब यहाँ 18 डाल दिए हैं तो लिख देते हैं। जहां ए क्या है आपकी, प्लेट का एरिया, क्या है? प्लेट का एरिया। डी क्या है? प्लेट के बीच की दूरी, प्लेट के बीच की दूरी। और एप्सिलॉन क्या है? डाई इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की विद्युतशीलता। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपका कैपेसिटर है, यहाँ पॉजिटिव प्लेटेड हैं, तो इनके ये निगेटिव मान लीजिए प्लेट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? डी है। और ये जो प्लेट है ना, इनका जो एरिया, ये इस प्लेट का क्या एरिया, ठीक है, वो क्या है? ए है मीटर स्क्वायर में, चाहे जिसमें भी, डी मीटर में। ठीक है, और फिर जो इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप भर रहे हैं ना, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर रहे हैं, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, उसी को परमिटिविटी बोलते हैं। यानी कि मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा रहा है, वैद्युत बल रेखा को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा रहा है। या आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन वैद्युत बल रेखा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में अपने अंदर संचित कर रहा है। उसी कंडक्टिविटी को, उसी चालकता को हम क्या कहते हैं? विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन की कंडक्टिविटी होती है, जिससे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को कंडक्ट करता है, उसी प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका मात्रक क्या होता है? फैराड पर मीटर। क्या होता है? फैराड पर मीटर होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी पदार्थ की परमिटिविटी एप्सिलॉन की अगर हम बात करें, होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 आर इंटू एप्सिलॉन आर, चाहे एप्सिलॉन इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। ठीक है, चार्ज कहाँ स्टोर होते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, धारिता क्या होती है? एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी को धारिता कहते हैं। कैपेसिटर क्या होता है? वो युक्ति है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में स्टोर करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर डिलीवर भी करता है। इसमें दो अपोजिट चार्ज के प्लेटें होती हैं, एक समान दूरी पर, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। जैसे भी चाहें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें एप्सिलॉन 0 क्या है? ये है वायु की विद्युतशीलता। क्या है ये? वायु की विद्युतशीलता। मतलब इसको क्या कहेंगे? परमिटिविटी ऑफ एयर। क्या कहेंगे इसको? ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर है। क्या? परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, ये होता है 8.85 × 10⁻12। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है आपका एयर की। एयर के पास जो कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी है, जिससे वह इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन यानी कि वैद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो एयर के पास जो गुण है जिससे वो वैद्युत ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, उसी गुण को हम
को हम एयर की विद्युतशीलता या एयर की परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, जिस गुण से एयर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है उसी गुण को उसकी क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, कौन सा मटेरियल कितना ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, कितना ज़्यादा उसके पास स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, ये कैसे पता चलता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चूंकि नहीं है आपके सिलेबस में, ये है लेकिन किस में है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल EEM में है। ठीक है, वहाँ उनको देखिएगा आप। ठीक, तो ये है। और आपका एप्सिलॉन आर क्या है, ये है, ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ का, परावैद्युत पदार्थ का, परावैद्युत पदार्थ का क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या है, आपेक्षिक, आपेक्षिक क्या बोलते हैं, रिलेटिव, क्या बोलते हैं, रिलेटिव, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, विद्युतशीलता है। ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ की अगर रिलेटिव परमिटिविटी अगर आपको निकालना है, किसी पदार्थ की रिलेटिव परमिटिविटी अगर निकालना है तो क्या होगा, उस पदार्थ की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी। किसी पदार्थ के रिलेटिव परमिटिविटी अगर निकालना है, मान लीजिए प्लास्टिक का है रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है, तो पहले प्लास्टिक की परमिटिविटी रखेंगे फैराड पर मीटर में जो उसकी वैल्यू होगी, और फिर एयर की परमिटिविटी नीचे दोनों को डिवाइड करेंगे। प्लास्टिक की परमिटिविटी एकदम बिल्कुल खत्म होती है। ठीक है, मान लीजिए आप कांच रख रहे हैं, मोम रख रहे हैं, तो उसकी परमिटिविटी रखिए, अब फिर नीचे एयर के तो फिक्स रखना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो कांच की रिलेटिव परमिटिविटी निकल के आएगी। ठीक है, अगर हम एयर की रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें, किसकी, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें, तो ऊपर हम एयर के रिलेटिव परमिटिविटी रखेंगे और नीचे तो रखना ही रखना है, तो दोनों कट के क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एयर की परमिटिविटी इतनी होती है लेकिन एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है लेकिन परमिटिविटी उसकी ये होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक, तो लगभग जितनी भी आवश्यक चीज़ें थी कैपेसिटर से रिलेटेड उतना मैंने बता दिया है जितना आपके सिलेबस में था। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है, और भी क्या चीज़ें हैं इसमें, इसका डिफिनीशन मैंने बताया आपको ये क्या होता है, फिर इसके जितने भी संभावित फार्मूले हैं वो भी मैंने आपको बताया। फिर अब देख लेते हैं धारिता की, अब देख लेते हैं धारिता की निर्भरता। क्या, धारिता की निर्भरता। ठीक है, इसको हम बोलते क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता की निर्भरता। कि मतलब जो आपकी धारिता है वो किन किन चीज़ों पे निर्भर कर रहा है, यानी कि कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता है वह किन किन बातों पे निर्भर करती हैं। ठीक है, तो उनको हम देखेंगे, तो उसको हमें रटना नहीं है बेटा, यहीं से देख लेना, C = एप्सिलॉन A अपॉन D से। ठीक है, यानी कि आप पहले लिखेंगे कि जो आपकी धारिता होती है वह प्लेट के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी कि एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा धारिता बढ़ेगी। ठीक है, पहला डिपेंडेंसी आप खुद लिखेंगे। दूसरा डिपेंडेंसी C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, प्लेटों के बीच की दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ेगी। ठीक है, तीसरा कि जो कैपेसिटेंस होता है ना वो डाइलेक्ट्रिक पर क्या करता है, डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड करता है। जिसकी परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा, जिसकी जितनी कम होगी उसका कैपेसिटेंस उतना कम होता है। तो मेनली यही 3 आपका डिपेंडेंसी है जिसको आपको याद करना है। इसको लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है, निवेदन है, लिख लीजिएगा लाइन बाय लाइन इन तीनों को, और मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दिया है कि क्या डिपेंडेंसी होती है
कैपेसिटर के धारिता की। ठीक है, तो डिपेंडेंसी आपके सिलेबस में है तो मैंने उसको भी बता दिया। ठीक है, बहुत सारी बातें कैपेसिटर से रिलेटेड आपको मैंने बताया। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को रिकैप करके देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए दोस्तों। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप कैपेसिटर पढ़ेंगे आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए कैपेसिटर को जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पावर, जिसको मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्पेंड होने की रेट, किस दर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था क्या, कैपेसिटर का डिफिनीशन बताया, इसमें सारी बातें ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी सब कुछ आपका कवर हो गया। एसी पर ये काम करता है, सारी चीज़ें मैंने वर्क आपको बताया, कैपेसिटर से जितनी भी आवश्यक चीज़ें थी सब बताया। बहुत चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ इसका क्या क्या रोल होता है, सब अलग अलग है। कुछ बातें एसी सर्किट में बताने जाएंगे, वहाँ उसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं धारा क्या बोलते हैं, करेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, करेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, क्योंकि जब हम केसीएल और केवीएल बताएंगे ना, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो वहाँ इनकी जानकारी बहुत आवश्यक होगी। इसको हम बोलते हैं धारा वितरण का नियम। क्या, धारा वितरण का नियम। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको जरा देख लेते हैं क्या होता है धारा वितरण का नियम, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई आपका, ये आपकी बैटरी है और ये आपका रेसिस्टेंस है, ये है आपका R1, ये है आपका रेसिस्टेंस, ये है आपका क्या R2, और टोटल करंट I फ्लो हो रही है। इसमें I1 है, इसमें I2 है। ठीक है, ये आपका सप्लाई वोल्टेज भी है। तो करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होती है I1 I2, इनका फार्मूला क्या है डायरेक्ट इनको निकालने का, उसके बारे में बता रहा हूँ। करंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही ना, मान लीजिए आपको I1 को जानना है। ठीक है, इसको जानना है, I1 को जानना है। तो I1 को कैसे जानेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है, जिसमें मान लीजिए करंट इसमें फ्लो हो रही है तो इसको छोड़ दीजिए, दूसरे वाले रेसिस्टेंस को ऊपर रखिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, और जो सप्लाई करंट है ना उसको यहाँ पे भाग कर दीजिए, बस हो गया, I1 डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से I2 अगर जानना है तो सीधे I में से I1 को घटा दीजिए, या इसमें जानना तो इसको ऊपर रखिए और फिर इन दोनों का योग नीचे रखिए, और फिर टोटल करंट का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जिसमें आपको निकालना है उसके विपरीत वाले को ऊपर रखना है और उसको छोड़ देना है। तो दो सर्किट में है, तीन सर्किट में भी नेटवर्क थ्योरम में बताया जाएगा। प्रूफ, इसको देखिए प्रूफ क्या है। देखिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी अभी से कर रहे हो तो हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल का लगभग 40 लेक्चर वेब एडवांस लर्निंग अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वहाँ से कम्पिटिटिव चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने बातों को बताई है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कराई है। ये तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए है, जिनको यूनिवर्सिटी एग्जाम देना है वो यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, जिनको अपना एग्जाम देना है वो यहाँ पे, जिनको और ज़्यादा नॉलेज लेना है वो वहाँ पे वेब एडवांस लर्निंग पे जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, मान लीजिए इसमें I1 करंट की वैल्यू निकालना है, तो सप्लाई वोल्टेज इनके क्रॉस होगा तो V/R1 हो जाएगा ये। ठीक है, क्या होगा V/, क्योंकि यही वोल्टेज यहीं जा रहा है ना इनके क्रॉस, तो V/R1। तो V को आप क्या लिख सकते हैं, V इनके क्रॉस जो है, यानी कि टोटल करंट I इंटू टोटल रेसिस्टेंस RT, यही ना होगा, बताइए। टोटल करंट आई, ये सप्लाई करंट आई इंटू इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT, वही तो भी होगा ना। तो यहाँ से अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए तो पैरेलल में है तो क्या होगा, R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, यही ना होगा, बताइए RT के जगह पे। और नीचे आपका R1 है, ये है। ठीक है, तो R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू
प्रूफ कर दिया। ठीक है, जिनको प्रूफ को भी जानने की ज़रूरत थी वो भी यहाँ से समझ सकता है, जान सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसी में आपको बताना चाहूँगा स्टार डेल्टा कन्वर्जन, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ये पहला चैप्टर फुल्ली एंड फाइनली फिनिश्ड हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेटवर्क थ्योरम, विभिन्न प्रकार के। उसमें बहुत रोमांचक चीज़ें बताई जाएंगी। सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, नोड क्या होते हैं, जंक्शन क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको बताई जाएंगी। कितने प्रकार के सर्किट कितने होते हैं, लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क, यूनिलेटरल नेटवर्क, नॉन यूनिलेटरल नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क जो हैं, फिर सब कुछ इसमें बताए जाएंगे। उसमें आपको बताए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स बताए जाएंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, हर चीज़ें आपको बताई जाएंगी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और अच्छे तरीके से बताए जाएंगे। दोस्तों आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो सेशन जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।